हम तो तो जरा इसमें एहतियात कर रहे थे ना कि ज्यादा हम एक्सपोज ना करें, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपको हिंट दे देता हूँ, जी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आप सुने DGISPR की। अच्छा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साबिर शाकिर मौजूद है। आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। अभी जो डेवलपमेंट्स खास तौर पर DGISPR साहब की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से उसका एक काउंटर आया। रऊफ हसन साहब बड़ा खुल के जो उन्होंने अपना बयानात दिए। उसके बाद जो है मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला था जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से और जिस अंदाज में जजेस केस को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह उनके रिमार्क्स हैं, वो भी नजर आ रहा है कि जजेस ने बाकायदा ज़ेन बनाया हुआ है कि काजी फायज साहब जो है वो अकेले नजर आ रहे हैं, बाकी तमाम जजेस एक तरफ खड़े हुए। उस समात को आप सुने तो आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा। डयाला जेल से भी खबरें हैं, खान साहब तक भी ये मालूमात जाहिर है 9 मई के हवाले से प्लान था। 9 मई पे तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा प्लान भी दिया हुआ है। गंडापुर साहब ने बड़े ठीक ठाक किस्म के तगड़े बयानात भी दिए हुए हैं कि झंडा हाथ में होगा, डंडा हाथ में होगा, ऊपर पाकिस्तान का झंडा होगा, कोई रोकेगा तो गद्दारी के मुकदमात तक की बात है। तहरीक इंसाफ भूख हड़ताल की तरफ जा रही है। ये बड़ी आपको अहम खबर दे रहा हूँ, कल से इनका मामला शुरू होने जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन में फॉर्म 47 के हवाले से आपको याद होगा जो इलेक्शन पर रिपोर्ट थी वो अभी तक जारी नहीं हुई, हुकूमत को दे दी थी उन्होंने, लेकिन अब प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट इसको पब्लिश करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ क्या उसके अंदर। इमरान खान के हवाले से जो PTI की लीडरशिप में से कुछ लोगों को फ्रंट पे लाने की और खान साहब को माइनस करने की बात है, लेकिन ये साबिर भाई तफसील से बताएंगे क्योंकि खान साहब बहुत सारे मंसूबों से बाखबर भी हैं और जाहिर है लेकिन जेल में उनकी कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं। ट्रस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है इन हालात में, जो सिचुएशन आपके सामने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला भी मेरे हाल में हल हो चुका है। साबिर भाई मौजूद है, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। साबिर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है क्या जरूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी पड़ी और इतनी डिटेल में तहरीक इंसाफ के साथ वही मौकफ, कोई 9 मई की रात जहां शुरू हुआ, लग रहा है कि कोई आगे एक कदम भी नहीं बढ़े अभी तक, तो मेरा मामला ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। अगर ना करते तो ज्यादा बेहतर था, और उन्होंने की है तो उसमें तजादात बहुत हैं। पहली बात तो ये है, और ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो वो एक लम्हे के लिए भी इब्तदाई आप 8-10 मिनट निकाल दें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, जो वो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर का बता रहे थे, तो बाकी सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे यूं लगा है जैसे मुस्लिम लीग नवाज का कोई लीडर और उनके कोई जो हैं तर्जुमान, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो जुमले भी एक ही थे, कंटेंट इरफान एक सिद्दीकी था। साहब की तहरीर। ठीक है, हाँ, कंटेंट एक था, और कंटेंट वही कंटेंट आज हमने बल्कि 2 दिन से, कल भी और आज भी, कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जुबान से भी वही अल्फाज निकले गुड कि पॉइंट। वो एक और 9 मई हो जाता, अगर उस वक्त ये कर लिया जाता। तो ये भी आज DGISPR भी कह रहे थे कि अगर वो उस वक्त कर लिया जाता तो एक और 9 मई, क्या आप एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? यही अल्फाज मुस्लिम लीग नवाज के जो मरीम औरंगजेब साहिबा हैं, अजमा बुखारी हैं, और तलाल चौधरी हैं, और ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, सब के सब इस्तेमाल करते हैं, तारड़ साहब, इंतशारी टोला, फसादी जमात। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी सूरत में मुझे वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी कि एक पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है, तो अगर ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। फिर ये कि उन्होंने शुरू में कहा कि सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड होने चाहिए जो मैंने आपको ब्रीफ किया। तो होना तो ये चाहिए था कि जब सवाल आया था तो वो कहते कि नहीं, हमने सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज पे रहना है। तो जब उन्होंने एक सवाल को वेलकम किया, फिर दूसरे को किया, फिर वहां पे जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो भी समझ गए कि ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा उन्होंने भी फिर अपनी भड़ास निकाली, और उस भड़ास निकालने में एक्सपोज हो गया सारा कुछ, जो कि बिल्कुल है। अफसोसनाक है। तो मेरी ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ना करते, क्योंकि 9 मई के मामले में एक एक्सट्रीम पोजीशन ये ले चुके हैं हमारे DGISPR जो है वो, उस, और 9 मई एक दलदल है, और इसमें से जितना भी वो इसको
बेहतर होगा कि इसमें से निकलें, क्योंकि 9 मई से आगे भी जहां और हैं, और एक कहाँ ईस्टर्न बॉर्डर, कहाँ वेस्टर्न बॉर्डर, कहाँ पे इंटरनेशनल थ्रेट्स हमें और एक्सटर्नल थ्रेट्स अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से खतरात हैं। तो उन खतरात में एक 9 मई 1 साल पहले का वाकया है। हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको मालूम है कि अजीज से अजीज भी अगर वफात पा जाए तो वो हमारे 3 दिन दीन कहता है कि 3 दिन से ज्यादा आप बिल्कुल उस पे ना करें, बस 3 जी दिन करें। तो ये 1 साल से मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि 1 साल से डेली की बुनियाद पे कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई तकरीबन 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 मैं आपको बताऊं सभी कि जी जी 8 10 जो खबरें हैं ना, 10 खबरों का कंटेंट वो रिलीज किया जाता है डेली, सिर्फ 9 मई के अच्छा हवाले से। तो उसका हासिल कुछ भी नहीं है। आप मीडिया मैन है, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, तो न्यूज को हम समझते हैं, उसका जी जी हासिल कुछ भी नहीं है। 1 साल से आप अपनी तवानाइयां एक ऐसे इशू की तरफ, नन इशू पे लगा दिया है। बेहतर है आगे बढ़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये है 9 मई पे जितना भी ये पानी में बधानी मारते जाएंगे उसमें से मक्खन तो कभी भी निकलेगा। जी बिल्कुल सही। और आपने दुरुस्त कहा, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल उन्होंने कहा था हम नहीं लेंगे, हम बात इस पे करेंगे, फिर साथ ही पहले से तैयार 3-4 वीडियोस एकदम जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी होती है, वो वीडियोस फौरन तैयार, वो जी बिल्कुल। ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें। तो वो सारी प्रिपरेशन हुई थी, जैसे प्रेजेंटेशन देनी थी जी सारी, उस हाँ, पे असल मेन वही था टॉपिक। हम तो तो जरा इसमें एहतियात कर रहे थे ना कि ज्यादा हम एक्सपोज ना करें, लेकिन वो सारी जी। चीजें उन्होंने तैयार रखी हुई थी नहीं, कि वो ये सवाल जर्नलिस्ट था जी आएगा। बैठे हुए, बिल्कुल सही। तो जर्नलिस्ट भी कोई ऐसे लोग नहीं थे कोई खास जो क्वेश्चन पूछ सकते, कोई बात ही। अब सार आलम साहब ने पिछले साल पूछा था नवाज शरीफ साहब की डील के बारे में, आपको याद होगा कि हम्म, इस तरह के कोई मामला हो, तो उस वक्त इफ्तिखार बाबर साहब थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन फिर वो सारे मामला नजर आ गए, तो जी इसलिए शायद लोग यकीन भी नहीं करते। लेकिन अभी साहब भाई 9 मई अब दोबारा आ रहा है, कल तारीख हो जाएगी जब तक ये प्रोग्राम आने होगा, अगले दिन 9 मई होगा। तो 9 मई की अब अगर देखें तो जिन्ना हाउस एक वहां जला, एक उसके बाद जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी आपको पहला क्रैकडाउन जिन्ना हाउस सियालकोट में हुआ, वो डार फैमिली का, वो भी जिन्ना हाउस था। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये जो 9 मई कल तहरीक इंसाफ, आपको पता है अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये रोका जाएगा, प्रेशर में इनको दबाने की कोशिश करेंगे, या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ठीक है, पंजाब में नहीं करने देंगे? आपको क्या लगता है, क्या करें? ये हर जगह ही होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, और ये एक सिंबॉलिकल है, यानी कि उसमें इन्होंने वो नहीं, स्ट्रेंथ शो नहीं है करनी कि जी बहुत ज्यादा, वो सिंबॉलिकली करना है। हर एरिया में उनको असाइन किया हुआ है कि जितने भी टिकट होल्डर्स हैं और एमपीएज एमएनएज हैं, अपने अपने एरियाज में एक अपनी हाजिरी लगवाएं, तो वो हाजिरी लग जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी लग जाएगी। और 9 मई का ये इन्होंने मुझे अंदाज़ा था कि ये इस तरह के कोई प्लान कर रहे हैं, और कभी आर्टिस्टों से रब्ता किया जा रहा है, प्लेयर्स के साथ रब्ता किया जा रहा है, उनसे शॉट्स लिए जा रहे हैं, 9 मई की मजम्मत करें। तो वो बेचारे भी आवाज़ार आए हुए हैं जो मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक वाक़या हो गया, उसकी मजम्मत भी हो गई। और सबसे बढ़कर ये है कि अब चीज़ों को अदलिया के हवाले करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें, आज उसमें तज़ादात बहुत थे बहुत कि उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ की बात की, बरतानिया की बात की, अमेरिका की बात मिसाल दी उन्होंने। तो भई उन्होंने फ़ौरी तौर पे बरतानिया में हुआ वाक़या, एक फ़साद हुआ, एक जी अमेरिका में हुआ, तो फ़ौरी तौर पे उन्होंने बंदे गिरफ़्तार किए और अदालत के हवाले कर दिए, और जो मुजरिम थे उनको सज़ा हो गई, और जो बाकी नहीं थे वो बाहर चले गए। अब यहाँ पे तो हमारी जो अदालतें हैं, लाहौर की हों, फैसलाबाद हो, मियाँ वाली हो, पेशावर की अदालत, वो तो इंतज़ार कर रही हैं कि जी लाएँ चालान आप सबमिट करें, हम ट्रायल शुरू करते हैं। ये 3 बिल्कुल से 4 महीने के अंदर-अंदर ट्रायल मुकम्मल हो जाना था, आम अदालतों में। जी 3 से 4 महीनों के अंदर-अंदर ट्रायल मुकम्मल होके जिनको सज़ाएँ मिलनी थी सज़ा हो जाती, बाकी घर चले जाते। लेकिन मकसद ये था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये है कि इसको खींचना था, बिल्कुल इस मामले को खींचना था, क्योंकि अगर वो अदालतों के हवाले कर दें तो 4 से 6 महीने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, और क्लियर हो जाता कि जी जो सजावार थे उनको सजा मिल गई। लेकिन मसला है कि उससे
जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट आपके हासिल होने हों और जो सबसे पहले एफआईआर में दर्ज था मुराद रास और बाकी लोग जो हैं जी, जैसे जैसे बिल्कुल। फिर करते गए वो सारे बरी जिम्मा और इनोसेंट होते गए। तो ये इनके अपने यहाँ ही ये खुद क्लैरिटी नहीं है और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स मेजर्स कह लें या आंखों में धूल झोंकना, वो बिल्कुल, ये बिल्कुल। काम कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है। आज भी उनको जब इमरान खान को बताया गया जेल में, जी। वो कंटेंट बताया गया कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसका फिर रिप्लाई पीटीआई का जो आया है, तो उसमें तो उन्होंने कोई रियायत नहीं की। उन्होंने तो बिल्कुल सही। 2 और 2 4 की तरह कर दिया। फिर आज 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल कमीशन तो बने, लेकिन उसमें फिर 2014 का धरना आना चाहिए। फिर जी, ये पीटी बात जी, साबिर भाई ये बात बड़ी अजीब सी 2014 के ये तो मतलब पार्टी तो नहीं थे, वो तो खान साहब का धांधली से मुताल्लिक मामला था जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये क्यों पार्टी उसमें बनना चाह रहे हैं 2014 में? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हुँ, क्योंकि 2014 भी नून लीग का था और बिल्कुल, पीटीवी हमला नून लीग का मामला था। तो उनका नैरेटिव था। वो अदालतों में भी मुकदमे चले गए, अदालतों से खत्म भी हो गए हैं। पीटीवी हमला केस खत्म हो चुका है। जी, अब पार्लियामेंट हाउस भाई 14 और 10 साल हो गए हैं। आप पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जनरल राहिल शरीफ साहब को कर रहे हैं मिलाइन, आप जनरल गनी जहीर साहब को को। कर रहे हैं, आप जनरल रिजवान को कर रहे हैं और उसके बाद जो उस वक्त की फौजी क्यादत सारी की सारी उसको आप कर रहे हैं ना। वो आप कह बिल्कुल। रहे हैं कि जनाब उस वक्त अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाता और इसका कला कमा कर दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। तो आप तो हुँ, अपने ही इदारे को मिलाइन कर रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि मैं अपना बहुत तैयारी करके आए थे आज डीजी साहब, लेकिन जी। इसके बावजूद वो काफ़ी लूज़ बॉल्स करवा गए हैं। बिल्कुल, अभी देखें वैसे भी सर अब एपीएस का सानिया हुआ, उसकी बाद में मुरम्मत भी होगी, उसका मामला भी ठीक हो गया, उसकी बस बरसी करते-करते अब ऐसा था उसको भूल ही गए। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आपको याद हो शहादत हो, जाहिर हादसा फ़ौरन धो दिया गया, सबूत सारे मिटा दिए। यहाँ पे इस बिल्डिंग को मुरम्मत करने की नाम ही नहीं ले रहे जिन्ना हाउस को, इतना बड़ा मामला भी नहीं, 4 दीवारें हैं, वो ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन वो वो ठीक तो करने को तैयार ही नहीं। देखिए बात ये है कि उसको जिन्ना हाउस का भी उसी दिन पता चला। उससे हुँ, पहले वो कोर कमांडर हाउस ही था और हुँ, कोर कमांडर हाउस और उसके बाद फिर आप जाके हिस्ट्री देख लें, तो वो तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो हाँ, उसपे बेचारे क्लेम करते रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो उनको नहीं मिला। तो इसलिए ये सियासी बयानियाँ बनाने के चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ किया है और उसको बानी पाकिस्तान का घर करार दे दिया। तो मसला उससे भी बढ़कर ये है कि हुँ, पाकिस्तान के बाकी जो शहरी हैं, इन 9 मई के बाद कितने ऐसे लीडर्स हैं, यानी 9 मई अगर आपने लेना है तो 9 मई तो स्टार्ट होता है कि आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरेबान से पकड़ा, बिल्कुल। अदालत के खिड़कियाँ शीशे तोड़े, वकीलों के सर फाड़े और हुँ, आप इस हाई कोर्ट से आला अदलिया की इमारत के अंदर से आप अगवा करके ले गए बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि ये एक अगवा था और उन्होंने रिलीज करवाया। अगर उस दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बाकी साथी जजेस की बात मान लेते तो ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है इसकी नौबत ना आती। ना आती, बिल्कुल सही कह ये रहे हैं आप। वहीं उसी दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया था। उस दिन तमाम जजेस ने आमिर फारूक साहब से कहा था कि ये हमारी डिग्निटी का मसला है, ये हुँ, पॉलिटिकल नहीं है। आप हर सूरत में इमरान खान को प्रोड्यूस करवाएं और यहीं से रिलीज कराएं और यहीं पे मामला खत्म करें। लेकिन खत्म हुआ। आमिर फारूक साहब ने क्या किया, उन्होंने उसको जायज करार दे दिया उस अगवा को और साथ ही पर्चे का ऑर्डर कर दिया और हुँ, आईजी इस्लामाबाद पे। वो पर्चा आज तक नहीं हुआ। उसके बाद फुटेज चोरी हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन्होंने मिन्नतें की कि आप सो मोटो नोटिस लें और हमें इस कज़िये से निकालें। फिर इस कज़िये से उन्होंने निकाला और उनको रिलीज़ करवाया और ब अगवा उन्होंने कहा कि ये अगवा है। तो इसलिए ये 9 मई स्टार्ट तो होता है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। जी। अभी साबिर भाई स फेस सेविंग का मतलब
मामला तो देखिए यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हुकूमत तो सबको पता है, चलने वाला मामला नजर नहीं आ रहा। जिस तरह अभी बजट आना है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन भी बड़ी वीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इशू, उनके अपने बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जहां फेस सेविंग का मामला है, खान साहब के पास जो फेस सेविंग सबको मिल जाए और कोई ऐसा रास्ता निकल आए। अभी जनरल लोधी साहब है, वो भी शायद पीछे हट गए मुफाहमत के मुज़ाकरात के, उन्हें भी कोई नजर नहीं आ रहा कुछ। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब ये किस तरफ मामला जा सकता है? ये मामला देखें, ये चीजें रिवर्स जब तक नहीं ना होती, उस वक्त तक ये इसी तरह ही रहेगा। वो जब तक ये सारी चीजें अनडू नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, अगर हमारी मिलिट्री लीडरशिप का कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना होता, तो और अगर उसने इस कजिए से निकलना होता, रजीम चेंज से, तो इलेक्शन वाहिद रास्ता था और इलेक्शन के वक्त उस नतीजे को कबूल करते और निकल जाते और चीज़ें नॉर्मलाइज। लेकिन लगता यही है कि इन्होंने जो एक तहिया किया हुआ है, वो बाकायदा तौर पे सिर्फ नारा नहीं है कि इनका है एक प्लान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है और इमरान खान को क्रश करना है, तो वो अचीव नहीं हो रहा। और इसीलिए इन्होंने फॉर्म 47 वाला काम किया। फॉर्म 47, अगर इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर्म 47 वाला जो 9 फरवरी को इन्होंने किया, इसका मतलब है कि आज के बाद पाकिस्तान के आइन की कोई ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत बनाने के लिए आपको वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुआ करेगी और लोग बेवकूफ़ बनेंगे, वोट डालेंगे, लेकिन आखिर में फॉर्म 47 तकसीम कर दिए जाएंगे। और इसलिए ये इतना रिएक्ट भी हो रहा है, रिएक्शन भी आ रहा है, और दुनिया को भी पता है कि ये सारे का सारा एक फेक निज़ाम कायम किया हुआ है फॉर्म 47 के तहत। तो इनको अंदाजा है, तो ये रिवर्स करना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा साबिर, यहाँ पे जो रिवर्स अगर करते हैं, जैसे मखसूस नशिस्तें वापस हुई, अगर ये इसी तरह तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो ट्रिब्यूनल में केसेस लगे हैं वहां से मिल जाती हैं, सारा मामला तहरीक इंसाफ के पास एक हैवी मैंडेट आ जाता है, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती हैं, वजीर आजम भी उनका बन सकता है, तो आपके ख्याल में ये बेहतर होगा, ये स्ट्रैटेजी बेहतर होगी? क्योंकि जो जहां तक मुझे पता चला है वो मामलात ऐसे ही हैं कि इनको लाना पड़ेगा कोई अपना वजीर आजम, उसके बाद मामला ठीक करने की कोशिश। आपका देखिए, क्या? पहली बात तो यही है ना कि अगर आपने इन हाउस भी लाना है तो वो भी आर्जी नौयत का होगा। अगर आपने इन हाउस तब्दीली लानी है और ये मैंडेट वापस करना है, तो वो भी आर्जी नौयत की गवर्नमेंट होगी। और जो मुझे लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो ईगो का मसला है ना, वो आड़े आ रहा है, और जब तक वो आर्मी चीफ हैं तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई मेजर चेंज आ जाए, और वो ये कोशिश करेंगे। और एक इदारे का एक मसला भी होता है थोड़ा सा ईगो का, कि चीफ को कुछ नहीं होना चाहिए और चीफ को एम्बेरस नहीं होना चाहिए। तो यही एक रास्ता है कि इन हाउस तब्दीली, क्योंकि ये अब मखसूस नशिस्तें वापस मेरा ख्याल है कि हो जाएंगी, क्योंकि जो इब्तदाई इंटरिम ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंगली अगला, क्योंकि जब आप लीव ग्रांट करते हैं ना, तो जब कोर्ट लीव ग्रांट करती है तो लीव ग्रांट का मतलब ही ये होता है कि उस केस में इतनी वर्थ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, उसमें वर्थ है और इसको सुना जाए। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे लीव ग्रांट करके, और जो बुनियादी चीज थी उसका मिस यूज करना था, ये सारा खेल जो खेला गया 2/3 मेजॉरिटी देने के लिए, उसका जो मिस यूज करना था उस पे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। बिल्कुल ऐसे, उधर लगा दी ब्रैकेट कि उसको ऑर्डर कर दिया सस्पेंड तमाम अरकान को, ताकि आइन के साथ कोई छेड़खानी ना कर सकें, क्योंकि ये आइन के साथ इन्होंने छेड़खानी करनी थी ना। बिल्कुल। और आप एक जाली निज़ाम के तहत एक मुत्तफ़िक़ा आइन है हमारे पास, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, बड़ी मुश्किल से आप उसको एक जाली निज़ाम कायम करके उसके साथ छेड़खानी कर दें, तो उसकी हैसियत क्या रह जानी थी। बिल्कुल, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाइजली ये काम किया है,
और उन्होंने इब्तदाई तौर पे ये काम कर दिया है और 1 महीने का टाइम दे दिया है कि आप इंसान बन जाएं। अगर ये इंसान बन जाए तो वेल एंड गुड, वरना अब मेरा ख्याल है कि अदलिया भी जो है वो, अब आप देख लें कि 6 जजेस का खत जो है वो, बिल्कुल अब 6 जजेस ही नहीं रहे, पूरी हाई कोर्ट इकट्ठी हो गई। बिल्कुल 50 और से ज्यादा है सर, डिस्ट्रिक्ट तो हाँ जी, है नीचे भी लोअर। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट इकट्ठी हो जी गई और सिंध हाई कोर्ट से भी यही जवाब आ गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, आपकी 5 हाई कोर्ट से एक ही जवाब आ गया। और वो ये चार्जशीट है ना बेसिकली, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी। ठीक है, बिल्कुल। ये एक चार्जशीट है। तो इसीलिए आज काजी साहब जो हैं वो दौड़ गए हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने केस को मुलतवी कर दिया है। उनको अंदाजा है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं और वो उस बेंच में अकेले रह गए। बिल्कुल, मुखालफतों की। अच्छा, अभी आपने बात की कि जिस तरह कोई मेजर चेंज नहीं आ सकता और थोड़ा इदारे को भी ज़ाहिर है अपनी फेस सेविंग चाहिए, एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल माज़ी में भी हमने देखा। अब इसका कोई क्या गारंटर कोई थर्ड पार्टी ही बने, जो बीच में बैठ के मामलात ऐसे हल कराए? क्योंकि आज तो देखिए इन्होंने बड़ा क्लियर साफ-साफ कहा कि जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं माँगेंगे, आके एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये कहेंगे हम नफ़रत की सियासत नहीं छोड़ते, तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो बात उधर ही आ गई, वो लोधी साहब ने भी उस दिन यही बात की थी जनरल साहब ने कि ये मामला इधर ही है। तो खान साहब तो कभी ज़ाहिर है जो उन्होंने जुर्म ही नहीं किया, वो उस पे तो कभी ज़िंदगी में नहीं माँगेंगे माफ़ी और माँगनी भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या देखिए, मतलब जब आपने मामला सीधे ना करने हो जी। तो आप शराइत ऐसी ही रखते हैं, हाँ, ना होने वाली बात ना ना होने मनने वाली वाली। बात है ना। हाँ, सही और बात। वो कहते हैं कि बस मेरा उल्लू सीधा रहे और मेरे पास कब्जा है। तो जिसके पास जमीन का कब्जा हो ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि स्टे खारिज हो और मुकदमे का सही बात फैसला है, मेरिट पे वगैरह। हो। ठीक है ना? सही तो बात है। वो इसी तरह करता रहता है और बिल आखिर उसका आखिरी टाइम आ जाता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इसी तरह टुक टुक लगे रहेंगे और इस तरह चलता रहेगा। लेकिन ये मेरा ख्याल अपना ये देख रहे हैं, ट्रंप को, हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सदारती। वहाँ के इलेक्शंस को देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है ट्रंप का। क्योंकि अभी जो आज जो खबर थी वो बड़ी, जो मेरे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी खबर भी वही थी कि टीम बाइडेन इज इन ट्रबल। मतलब जो पाकिस्तान को जो कह रहे थे कि बाइडेन की जो टीम है वो इस वक्त जो है वो बड़ी मतलब स्मीगी में है, मतलब वो बड़े शशोपन में कह रहे हैं और डेस्परेशन में है, बल्कि यहाँ तक के से। तो वाकई आपकी रास्ता नजर आ रही है कि ट्रंप आ रहा है, तो फिर वाकई खान के लिए जो है, तो इसीलिए सब्र भी ये कोशिश करें खान को अगर इस सेटअप में से माइनस करके पीटीआई की कोई लीडरशिप सामने ऐसे ले आए। इस पे आप अच्छा, माइनस वाले कुछ आप कह रहे थे। उसमें मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ ना, ये -1 का जो शोशा है ये छोड़ेंगे अपनी फेस सेविंग के लिए, ठीक है ना। और इनको ये पता है कि इमरान खान को ज्यादा देर तक आप मेरिट पर जेल नहीं रख सकते। बिल्कुल। वो तोशाखाना 1 हो, 2 हो, 3 हो, साइफर हो, वो सारी हियरिंग चल रही है और उस हियरिंग में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो होता है ना, एक जी, जी। पॉलिटिकल गोल, उसके तहत उनको जेल में रखा हुआ है और इसीलिए केस जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको खींच के आगे लेके जा रहे हैं। इमरान खान ने बाहर आना है, इनको ये खतरा मौजूद है कि इमरान खान किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए उससे पहले ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी जिसकी नफी कर दी इमरान खान ने, डील की। तो जी, उन्होंने जी। कहा कि डील वील कोई नहीं होनी, हुँ। होएगी तो बातचीत होगी। तो इसी तरीके से ये माइनस का फार्मूला शोषा छोड़ेंगे। वो माइनस का फार्मूला इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब तो पार्लियामान में है ही नहीं, मेंबर नहीं है। ठीक है, नायब ही मेंबर ही नहीं है। नहीं है, जी। ठीक है ना। तो जब वो मेंबर ही नहीं है और इलेक्शन में ही नहीं लड़ा, तो तब्दीली तो इन हाउस ही आएगी और जो अरकान असेंबली मौजूद हैं उन्हीं में से एक आदमी ने वजीर आजम बनना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। जैसे तो चेयरमैन इस बैरिस्टर गौर बने हैं। हाँ, हाँ, इसीलिए गौहर है, जैन कुरैशी हैं, बाकी बेशुमार हैं, सारे असद कैसर हैं, कोई एक नहीं, उमर अयूब हैं, तमाम के तमाम मौजूद हैं अरकान, उन्हीं में बिल्कुल। से एक ने वजीर आजम बनना है। तो ये चाहते, इनकी ख्वाहिश होगी, बल्कि हो सकता है कोई टास्क दे भी दिया गया हो हमारे दोस्तों को कि आप ज़रा इस चीज़ को प्रमोट थोड़ा करें। सा बढ़ावा दें और तासुर ये दें कि इमरान खान साहब जो बाहर आए हैं, ये एक मामला तय करके आए हैं।
तो मेरा अपना ख्याल है कि ये वैसी चीज़ दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नवाज़ शरीफ साहब नहीं थे बाहर, तो जब निकल गए तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो इमरान खान साहब तो असेंबली में ही नहीं है। तो इसलिए जो भी सही बात। होगा ये अच्छा एक एक ज़हन में रखिएगा कि जो भी जी, होगा ये इंटरिम अरेंजमेंट होगा। टेम्पररी हो। मैंने कहा कि ये जो भी होगा ये इंटरिम सेटअप ही होगा और अल्टीमेटली फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वो इस साल जाते हैं या अगले साल जाते हैं, ज़्यादा चांस है कि अगले साल ये फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उससे पहले एक अरेंजमेंट हो जाएगा इंटरिम इस दौरान और उसके बाद फिर अगले साल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इलेक्शन होगा और उस पर सारी पार्टियां इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर माहौल में लड़ेंगी। तो उसके नतायज जो आएंगे वही असल पार्लियामान होगी जो लोधी साहब ने कहा था एक दफ़ा। जी, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अभी इसके अलावा सर अभी जो ओवरऑल नून लीग की सिचुएशन है, मियाँ साहब भी आपको पता है बड़े इस वक़्त तंग-फ़ंग हैं। मतलब उनको भी अभी गंदम के स्कैंडल में शट अप कॉल दे दी कि वो कोशिश कर रहे थे कि बोलें काकड़ साहब पे और मोहसिन नकवी पे, वहाँ पे भी नहीं बोलने दिया गया। अब 11 मई को उनकी उन्हें मतलब सदारत ले रहे हैं, तो उनके हालात आपको कैसे लग रहे हैं? मियाँ साहब के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। मियाँ साहब के हालात काफ़ी पतले हैं और एक ख़बर है ज़रा मैच्योर हो जाए जी। तो वो अगर ख़बर सही निकल आई तो उस ख़बर का अगर वो ख़बर सही है तो फिर वो वाक़ई बहुत बड़ी ख़बर होगी कि मियाँ हल्का साहब सा हिंट ने दे दें, साबिर भाई हल्का सा हिंट दे दें। मियाँ साहब ने कोई फ़ौज के अंदर जोड़-तोड़ की कोशिश की है पिछले दिनों। ओह! अच्छा ये तो वाक़ई हाँ, ओह! ये तो तो वाक़ई बहुत बड़ी खबर बन जी। गई। जी, 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 जी। ये इनकी तो वैसे पुरानी आदत है साबिर भाई, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो ये इनकी आदत है पुरानी कि ये बम को लात मार देते हैं मतलब। मियाँ साहब एडवांस बुकिंग करवा रहे थे। अच्छा, अगली टर्म की मतलब। नहीं तो अभी तो सारा सिस्टम उन्हीं के हाथों का बना है, लंदन प्लान आपको पता है जो खान साहब भी कहते रहे, तो इस हालत में इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसी हरकत? भाई की हुकूमत भी है, बेटी की हुकूमत भी है। नहीं तो उनकी तो नहीं है ना, वो तो बेचारे रह गए, नाते नाते-धोते रह गए। तो आप मस्ती करते हैं तब तो अच्छा, अच्छा इसके इसलिए इसलिए आप थोड़ा-सा आपको मैं ये कहूँगा कि आपको हिंट दे देता हूँ। जी, जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आप सुने डीजीआईएसपीआर की। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ था। उस सवाल का जवाब नहीं दिया डीजीआईएसपीआर ने बस कोई 5-7 सेकंड के का जवाब दे के निकल गए साइड पतली गली से। तो अच्छा। हाँ, तो वो उसको गौर से सुने, तो मियाँ साहब जो है ना वो कोई जोड़-तोड़ कर रहे थे। ठीक, ठीक। चलिए ये आपने बड़ी ये मैं तो उसको बल्कि ब्रेकिंग खबर ही समझूँगा क्योंकि मियाँ साहब की ये ऐसी आपको पता है खबरें जो फ़ौज के साथ उनका जो ताल्लुक है हमेशा से, वो हुँ। कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ पे कोई ना कोई तब्दीलियाँ आती हैं। तो लगता है इसमें कोई गड़बड़ होगी। साबिर भाई इसके अलावा आपको आखिर में कोई इनको मशवरा देना चाहिए जो हंगर स्ट्राइक और ये एहतजाज का मामला है, आपको लगता है कि एहतजाज वगैरह के मामले में पीटीआई कुछ अपनी एफ़र्ट दिखा सकेगी या ये बस एहतजाज बस बराए नाम ही रहेगा? ये मोबिलाइज़ करना होता है, आपस की बात है, क्योंकि हम इतने अरसे से कर रहे हैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, तो ये होता है एक अपना खून को ताज़ा रखने का, ज़रा जोश-जज़्बा बरकरार रखने का, मोबिलाइज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हुँ। हैं, ताकि तहर्रुक रहे पार्टी में। तो इसलिए ये चलता रहेगा, टुक-टुक लगी रहेगी। गवर्नमेंट आपको पता है कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट है और बिल्कुल। कहीं से पैसा कहीं से नहीं आ रहा, सरमायाकारी नहीं आ रही और माइनस में जा रहा है सब कुछ। ये कॉस्मेटिक्स मैय्यज़ हैं, जब तक ये दिखाते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। सबसे बड़ा स्कैम आ चुका है, 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का, गंदम बिल्कुल। का, ठीक है ना? इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? और ये एक-दूसरे को सारे को नंगा कर रहे हैं। वो हाँ, काकड़ साहब कहते हैं कि ये पीडीएम, कॉम्पिटिशन। हाँ, पीडीएम वाले कहते हैं वो पहले दौर के हुआ, तो इधर का नकवी साहब से कल सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी तरफ कोई देख ले और गंदम का मेरे साथ क्या ताल्लुक है, ये तो फेडरल हाँ, गवर्नमेंट का काम था। कल बिल्कुल। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, जी, बिल्कुल। ये बात कही है। उन्होंने कहा ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम था। फिर मरियम साहिबा ने, भतीजी ने खत लिख दिया अपने चचा जान को कि चचा जान ये तो आप लोगों का काम है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
और इस गंदम की इंपोर्ट को फौरन बंद किया जाए और हमें कोई गंदम नहीं चाहिए। तो वो तो अपने अपने सारे अपना अपना दामन बचा रहे हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का, कितने ही पैसे आईएमएफ से लेने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, आपको पता है वो कितने 1 अरसे अरब से? 10 करोड़ डॉलर था ना आईएमएफ से हाँ जी, आखिरी बिल्कुल। किस्त। ये एक तो 30 आपने करोड़ आपने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की गंदम, और वो भी कीड़ों वाली, यूक्रेन खरीद को ली। खिला दें, और ले उसके लिए। बाद ये इसके अंदर इतनी चीजें हैं, इस गंदम के अंदर, इस स्कैम के। देखें, आपको याद होगा कि जब ये मुफ्त आटा तकसीम करना शुरू किया, जी, जी, बिल्कुल। ये मुफ्त आटा वही था ना, गंदम वही थी। वो लोग बेचारे उस काली वक्त वाली, हाँ जी। लोग कह रहे होते ना कि ये इसका कलर ही और है जी, जी। आटे का, ये पता नहीं कैसा है। तो उस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो सकता है। तो वो हुँ, यूक्रेन से गंदम मंगवाई, रोमानिया से मंगवाई, और जहाज़ों में। वो गंदम फिर आपने खरीदी, पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी, खरीद के फिर मुफ्त आटा तकसीम किया। तो ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत चीज़ें, बिल्कुल। पूरी एक लिस्ट है कंपनीज़ की, आपको पता है जिनको जी, माल मिला है एक-एक को। तो बहुत बड़ा इन्होंने, ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो हम पॉलिटिकल इसमें फँसे हैं, वरना इस स्कैम के ऊपर ही आपको पता है 50 प्रोग्राम हो जाने थे। इसमें कोई बिल्कुल। शक। बिल्कुल सही। साबिर भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू, और आपसे ओके ब्रेकिंग खबरें हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, अल्लाह ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।